फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यह सेशंस, यह प्रैक्टिस सेट आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के कॉमन पेपर और बीपीएससी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने जा रहा है, होने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और जो भी लोग यहाँ नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, पाथवे टू गॉड। क्या है क्वेश्चन? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाथवे टू गॉड ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसके जो लेखक हैं कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। कौन लेखक हैं इसके? महात्मा गांधी जी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से कौन सही उत्तर का चयन करें। तो कह रहे हैं इसके क्रम के अकॉर्डिंग पहले कौन आया, फिर बाद में कौन है, फिर बाद में कौन आया, इसको हम लोग क्रम अकॉर्डिंग यहाँ पर सजाने का प्रयास करेंगे। तो इसका अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्यों? सबसे पहले कौन आएगा? अगर आप लैक्स लॉ की अधिनियम की बात करेंगे तो ये पहले आया गया था। चलिए आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि थोड़ा सा आप लोग गूगल का हेल्प लें, आप लोग बताएं, कमेंट करके ये बताएं कि ये किस ईस्वी में जारी किया गया था। और आप लोग चाहते हैं अगर कि इन डिटेल आपके बारे में, इसके ईस्वी के बारे में बताया जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि जो जो ऐसे मेन चीज़ होगी उसका ईस्वी भी यहाँ पे बतला दिया जाए। तो चलिए आज के लिए आपका ये होमवर्क क्या रहा कि लैक्स लॉ की अधिनियम कब किस वर्ष पारित किया गया था, इस पर कमेंट करेंगे। और फिर नंबर 2 पे क्या आया था? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट क्या आया था? फिर ये बंगाल टेनेंसी एक्ट आया हुआ था। फिर अगर और कब आया था आप लोग कमेंट करेंगे वहाँ पे। आयु से सहमति अधिनियम कह रहा है, आयु से सहमति अधिनियम ये नंबर 3 पे आया था। और नंबर 4 पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और ये किस वर्ष पारित किया गया था? इन चारों के बीच में आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए एक बार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो ये कहाँ किए थे ये? तो हम जानते हैं ये कलकत्ता में किए थे ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, तो बोस्टन टी, हम समझते हैं आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे बोस्टन टी पार्टी की, बोस्टन की घटनाएं ऐसी हुई थी और आप लोग को याद है तो बताइए आप लोग आप किस क्लास में पढ़े थे एनसीईआरटी में? ये क्लास 6 से 10 के बीच में ही किसी बुक में है दिया हुआ। अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग क्लास वहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। तो बताइए बोस्टन टी की घटनाएं ये कब घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर इज 1773। ये 1773 ईस्वी में ये घटनाएं घटित हुई थी। और ये बोस्टन टी घटना क्या था, नहीं था, थोड़ा सा आप लोग डिटेल में वहाँ बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या घटनाएं थी ये। ठीक है, हम जानने का प्रयास करेंगे, जानना चाहते हैं कि आप लोग इसमें कितना जानते हैं। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, नाई धोबी बंद क्या है? नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था। बॉयकॉट समझ पा रहे हैं, ये बहिष्कार को, ये इंग्लिश शब्द यहाँ पे ये है, बॉयकॉट यहाँ लिखा गया है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, क्या 1919 में क्या हुआ था? बताइए क्या था ये, बताइए आप लोग। तो ये किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये कहाँ चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो अगर आप क्लास 6 पढ़े होंगे, सॉरी क्लास 7 पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो क्लास 7 के एनसीईआरटी में क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है ये जो उरेयूर है ये किस लिए विख्यात था, या किस लिए विख्यात था, ये किस लिए फेमस थे ये?
तो आप लोग पढ़े होंगे। तो ये फेमस थे, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब केंद्र था ये। तो उरैयूर ये किस लिए विख्यात था? ये तो कपास के व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था ये। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे क्या, ये कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर हम मैच करना है। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। था सब। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, फुतुह उस क्या है सलातीन, ये किससे मैच करेगा ये? तो अगर आप देखेंगे तो ये मैच करेगा आपको किससे? तो ये मैच करेगा अब्दुल मलिक इसामी से। एक मिनट, हाँ, ये किससे मैच करेगा? तो अब्दुल मलिक ईशानी से, ठीक है। और ये फुतूहात ए फिरोज शाही, ये किन से मैच करेगा ये? फिरोज शाह तुगलक से। और तारिक ए फिरोज शाही, ये किन से मैच करेगा ये? तो ये मैच करेगा आपको जियाउद्दीन बर्नी से। हम समझते हैं कि आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। बहुत ये मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी इनका अच्छा रोल रहा है, वहाँ पे रहा है। और जो बच गया डी, तो जो बच गया उसके लिए हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो खजैन उल फुतूह, ये किसके लिए थे? ये अमीर खुसरो से इनका मैच करता है। आइए देखिए वहाँ मैच कीजिए तो क्या होगा इसका आंसर? ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? क्या है क्वेश्चन? फिर से सुन लीजिए एक बार आप लोग। कह रहे सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर समझ पा रहे हैं ना, जो हम लोग ऐसे स्टम्प, अभी समय इसको स्टम्प बोलते हैं हम लोग। से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन सी मिलती है? तो ये पीपल का यहाँ मिलता है। तो बी इज द राइट आंसर। कह रहा सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति वहाँ पाई गई थी? तो पीपल का वृक्ष वहाँ पाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो बताइए, उपन्यास ये मृत्युंजय, इसका लेखक कौन है भाई? बताइए आप लोग। इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत। कौन इसके लेखक हैं? शिवाजी सावंत। सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? क्या कह रहा है? फिर से सुनिए आप लोग। कह रहा है किस घटना ने, ऐसी कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया? ऐसी कौन सी घटनाएं थी? तो हम लोग जानते हैं ये घटना था आपका कौन? बक्सर की लड़ाई। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए ये बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम इसमें नहीं, सॉरी यहाँ गलती बोल दिए, 19 नहीं है, कुछ ऐसा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, ईस्वी क्या है उसका, क्या है नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बारे में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पे? तो जहांगीर ने किसे नादिर उल असर का खिताब से नवाजा था? क्या है? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से, इसको अभी के समय में इसको उपाधि हम लोग बोलते हैं, ऐसे नवाजा गया था। ये कौन महानुभाव थे? तो वो थे उस्ताद मंसूर। कौन थे वो? उस्ताद मंसूर। तो चलो बताइए आप मुझे, तो उस्ताद मंसूर जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये क्या करते थे? गायन करते थे, पेंटिंग करते थे, क्या करते थे ये था? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको यहाँ पे, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे? कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे ये? तो ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। जब आप ये साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे राजेंद्र प्रथम, चोल वंश के बारे में वहाँ पढ़े होंगे, संगम वंश के बारे में वहाँ पढ़े होंगे, तो वहीं पर आपको मिलेगा राजेंद्र प्रथम, तो वहाँ इसके बारे में पढ़े होंगे। ये किसके समकालीन थे ये? तो राजेंद्र प्रथम के ये समकालीन थे। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्या कह रहा है?
अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हाँ, ये कौन, ये विजयनगर शासक के द्वारा ये करवाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये विजयनगर शासक के द्वारा इसका निर्माण, जलाशय का निर्माण करवाया गया था। डी इज द राइट आंसर। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग बताइए कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। और ये बताइए अभी रिसेंट में चंगेज खान के नाम पे कोई किसी का संतान का नाम रखा गया है। ये ऐसे तो ये क्वेश्चन 3-4 साल पहले की है ये। आप लोग अगर याद हो तो आप लोग मुझे बताएंगे कि चंगेज खां के नाम पे किसी का बच्चे का नाम अभी रखा गया है। कोई सेलिब्रिटी है वो, जिसको लेकर थोड़ा सा वहाँ विवाद भी हुआ था। आप लोग उसका नाम बताएंगे, ठीक है। तो इसका ये चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। कह रहा है गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? क्या कह रहा है? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये कब थे ये? तो ये अकबर के शासनकाल में ये प्रसिद्ध रचनाकार थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? क्या क्या कह रहा है? फिर से सुनिए एक बार, था गौर फरमाइए आप लोग यहाँ पे कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? आप लोग मुझे बताइए कौन सी है भाई? क्या इकट्ठा होने की आज़ादी है? बताइए आप लोग, क्या क्वेश्चन समझ गए ना? कह रहा स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार, सबसे मेन वाला बताना आपको। इकट्ठा होने की आज़ादी है, बिल्कुल है भाई, हम हो सकते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की भी है, सही बात है। और आप जानते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इन सबों में सबसे प्रमुख कौन है? तो अगर आप इन सबों में सबसे प्रमुख की अगर आप बात करते हैं, इन सबों में सबसे प्रमुख आपका ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। और इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है इस बार टीआरई में पूछा गया था, टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आप लोग इस पर कमेंट कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त कि आपका 40 मार्क्स में कॉमन पेपर में 30+ मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ये होगा। और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शंस में यही कहीं ना कहीं एक मेन डिसाइसिव रोल रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि क्या बतलाइए? तो प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या का समान होती है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे ये नहीं होता है आप सांसद हैं, आप पूरे एक ज़िले से चुन के आए, आपका मत का वैल्यू ज़्यादा होगा। और मान लीजिए एक ही ज़िला में क्या होता है, मतलब 5-7 MLA वगैरह होता है, तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा, इसका वैल्यू कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सबका यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ पे बात की जाती है। तो वही यहाँ क्या कहा गया है? प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्चुअली आप लोग ये बताइए कि किस भाग में नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है और यह किस देश से लिया गया, किस देश से अपनाया गया है। और इसके बाद आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट करें, हम आपका कमेंटों का प्रतीक्षा मुझे रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो बताइए, इस पर गौर फरमाइए, इसका क्या आंसर होगा? तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, आपको इसमें सही कूच का चयन करना है, इसमें कौन सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसको न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, सही बात है। ये राज्य के ऊपर अपने आप ये उस पर निर्भर करता है भाई कि आपके लिए कितना वो कल्याणकारी या फिर कुछ इस तरह का अच्छा प्रोविज़न कर सकता है वो चीज़। और इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कानून बनाने का, सिद्धांत बनाने का भी काम राज्य सरकारें कर सकती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ये दोनों के क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें सही है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं
की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसका कौन सा धारा है भाई? तो धारा 313, धारा 313 313 मतलब 313 जो धारा है इसमें इसकी बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है? तो वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान सवाल है, ये तो जानते होंगे। इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, जिसे आप नहीं बना सकते हैं, मतलब जो समाप्त होने वाली है, जो नवीकरणीय नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय से कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? भूदृश्य पर जल, क्या कह रहा है यहाँ पे? भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप उसे क्या कहते हैं? अपर्दन। उसे क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? फिर से सुन लीजिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ये बहुत मेन यहाँ कहा जा रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? और आप जानते हैं इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपके तैयारी में पूछा गया था, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया इस बार खास करके। तो चलिए इसका आंसर देते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पे नरमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नरमा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? क्या है? व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई? झेलम। बताइए, झेलम को हम लोग झेलते रहते हैं, उसको यहाँ पे व्यर्थ की संज्ञा दी गई है। देख लीजिए क्वेश्चन 24, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है क्या तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आप समझते हैं, बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे कि तीई पर्वत किस राज्य में स्थित आपका है ये। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये यहाँ क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है, ये नागालैंड में ये अवस्थित है। तो तीई पर्वत आपका नागालैंड में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है यहाँ पे? कि क्वेश्चन 25 कह रहा है आपके यहाँ पे, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप जानते हैं कि कोयला का जलना ये एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। सी इज द राइट आंसर। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश आप समझते होंगे, फ्लाई ऐश क्या होता है? जो कोयला वगैरह जो जल जाती है, जो अंत में जो राख बचे उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। अब जिसका अभी के समय में इसका प्रयोग जनरली ईंट बनाने में किया जाता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग ताप विद्युत संयंत्र में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? मतलब तुलसी का पौधा हम लोग लगाते हैं घर में, या फिर हम लोग पूजा करते हैं, ऐसे इसमें कौन सी ऐसे औषधीय महत्व है जिसके कारण हम इसका मतलब महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है? तो इसमें क्या पाई जाती है? तो फिनॉल और इसमें क्या पाई जाती है? तो फिनॉल एवं क्या होती है? फ्लोवोनाइट्स ये पाई जाती है, जिससे कारण इसका क्या औषधीय महत्व और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है यहाँ पे और बताना है क्या ये कौन सा उत्तर का सही चयन करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम बेंजोएट, तो ये सोडियम बेंजोएट इसका मिलान किससे होगा? ये तो इसका मिलान आपका ये फल के रस का तो सोडियम बेंजोएट आपको ये फल के रस का परीक्षण करता है, इसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका प्रयोग कहाँ होती है? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे? तो ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। 2 का 3 नंबर हो जाएगा। अब बताइए नाइट्रिक एसिड, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं रासायनिक उद्योगों में करते हैं। जो बच गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम शोधन में करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? कह रहा कौन सा ऐसा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? नाइट्रोजन। ए इज द राइट आंसर। तो पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइलम पेरेन्काइमा। और आप लोग क्लास 9th पढ़े होंगे तो बहुत क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है कि पेरेन्काइमा पढ़े होंगे, वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़े होंगे, उसमें बहुत फाइबरस के बारे में वहाँ बहुत कुछ पढ़े होंगे। उसमें जो स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, मजबूत होता है, उसकी मतलब कौन कौन उसमें ये सब देने का काम करता है। तो क्लास 9th की बुक में एकदम क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो अब चाहते हैं तो आप लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे ये क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो राइट आंसर इज ए नंबर सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। क्या क्या होती है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। तो ए इज द राइट आंसर। कह रहा है निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जहाँ पर नहीं दिख जाए उस पर आप लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, जरूर मंथन करेंगे और नहीं वाले को वहाँ पर एकदम सर्कल कर लेना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को फंसाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। तो क्या कह रहा है? कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये परमाणु ऊर्जा क्या है? ये बायोमास का स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी है, गोबर भी है और कोयला भी है। कह रहा है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो कैसे होती है आपका? तो ये होता है आपको एक कोशिकीय युग्मनज द्वारा। अगर आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे तो आप देखे होंगे कि यहाँ एकदम क्लियरली वहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ये एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग एजोला। उसे क्या बोलते हैं? एजोला। बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? क्या क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे कीटभक्षी पौधा? आप लोग सीटेज में भी पढ़े होंगे कि कीटभक्षी पौधा कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या क्या पढ़े होंगे? तो आप वहाँ जानते हैं नेप्थलिन्स है, ढेर सारा पौधा वहाँ पे 4 से 5 किस्म का पौधा वहाँ मेंशन किया गया है। तो चलिए आप लोग सीटेज में पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ कमेंट करके बताएंगे कि कीटभक्षी पौधा कौन कौन सा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। एक एग्जाम्पल क्या होगा? नेप्थलिन्स आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्या कह रही है कि निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को ये दर्शाने का काम करता है। तो ये दर्शाने का काम करता है आपका कौन? काई। ठीक है, काई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन के विधियों में से एक नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वितरण विधि। क्या हो जाएगा? ये वितरण विधि एक नहीं, विधियों में से एक नहीं है। ये क्या है? नहीं, बाकी सब क्या है? ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें कौन नहीं है? तो वितरण विधि नहीं है। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। क्या कह रहा है? अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो
क्या प्राप्त करता है भाई? तो लाभांश और बोनस शेयर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे? तो आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या कह रहा है फिर से सुनिए एक बार। आधुनिकीकरण में शामिल है तो क्या क्या शामिल है भाई? तो नवीन औद्योगिकी का प्रयोग है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है ये। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये बिल्कुल भी ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, शी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपका यहाँ पे? कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए थोड़ा सा स्कूट वाले क्वेश्चन को खास देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि आप यहाँ पे कि स्वपोषी, जिसको आप लोग स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कहा जाता है इसको। एक मिनट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और 2 नंबर पढ़िए, क्या द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ में या संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी सही है। क्या फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है? द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ परपोषीय स्तर के उत्पादन से है, हाँ यहाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? फिर से सुन लीजिए, ये कई एग्जाम में पूछा गया, खासकर एसएससी, बीपीएससी, पीसीएस वगैरह में बहुत बार पूछा भी गया है यहाँ पे ये, और रेलवे एग्जाम में तो मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया है ये, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। किससे है ये? तो कुचिपुड़ी, ए इज द राइट आंसर। किससे संबंध इनका है ये? तो कुचिपुड़ी से, ए से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से आरंभ करते हुए आखिरी विधियों तक, मतलब इसको अरेंज में हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका ये? तो इसका हो जाएगा पहले कौन हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन की खोज पहले ये हुआ था, फिर प्रोटॉन की खोज 1 नंबर ये हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर आपका प्रोटॉन की खोज ये हो जाएगा, फिर क्या आपका हो जाएगा ये, हाँ फिर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज 3 नंबर पे ये जाएगा, फिर अंत में ये पाई मैसॉन की खोज। तो पहले क्या हो जाएगा? 3 नंबर खोजिए कहाँ पे है? 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष, कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा, इसको आप ओडिशा भी कहते हैं। राइट आंसर इज बी। यहाँ पर हमेशा ये इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? क्या है क्वेश्चन? दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? द राइट आंसर इज 1961। ये कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, आप लोग को अच्छे से रट्टा मार लें, रट लें, देख लें कि दहेज अधिनियम हो गया, शारदा अधिनियम हो गया, ठीक है। जो कुछ ऐसे अधिनियम है जो कि बहुत बार पूछा गया, मतलब उसका वर्ष कई बार पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पे याद कर लेंगे। तो दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है कि क्या है? राजा ललितादित्य ने किस राज्य का पर शासन किया था? क्या है? राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कहाँ किया था इन्होंने कश्मीर में किया था। कहाँ किया था इन्होंने? कश्मीर में किया था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है यहाँ पे कि सैर ए गुल फरोशाह त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बताइए आप लोग कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन जनरली यहाँ पे दिल्ली में, मतलब ये ए नंबर, ए इज द राइट आंसर, दिल्ली में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्या फिर से सुन लीजिए एक बार, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर, 17 सितंबर, बी इज द राइट आंसर। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये बहुत ही वीवीआई है, खास करके बीपीएससी पीएससी दृष्टिकोण से या पीसीएस दृष्टिकोण से। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? तो किसने कहा था ये? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था ये? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ये बहुत ही वीवीआई है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है यहाँ पे? तो क्वेश्चन 49 कह रहा है यहाँ पर आपको कि निम्न में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? कह रहा कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो कौन सा है ये? तो ये ब्लूटूथ है। कौन सा है ये? ब्लूटूथ। तो हम लोग जो अपने यूज करते हैं घर में या फिर हम लोग जो फ़ोन में या फिर हेडफोन्स में यूज करते हैं, यही होता है इसमें। ए इज द राइट आंसर। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? मतलब किसे जो है कृत्रिम, जो आप एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग मुझे बताइए। तो ये कहा जाता है किसको? जॉन मैकार्थी को। किसे कहा था? जॉन मैकार्थी को। बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग का ये 50 का क्वेश्चन का ये सेशन खत्म हुआ यहीं पे। और आइए कुछ हम लोग यहाँ से याद कर लेते हैं, कुछ ऐसी स्मरणीय तथ्य यहाँ दी गई है, फिर हम लोग इस सेशंस को समाप्त करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो आप जानते हैं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हम लोग को हुआ है, ये भी कालीबंगन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगन से हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो नर्तकी आप देखे होंगे जनरली बहुत सारे लोगों के ऑफिस में भी लगा रहता है ये। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है हमको? ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। कहाँ से हुआ है ये? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ पे? हड़प्पा में। तो शव को दफनाने की जो प्रथा, सबसे पहले इसका प्रमाण कहाँ मिला हम लोगों को? ये हड़प्पा में मिलता है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था ये? तो जलाने का पैटर्न हम लोग को ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें 3 मुख वाले जो ये देवता हैं, जो ईश्वर की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। ठीक है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये तो इससे फर्स्ट वाले एपिसोड में वहाँ बताया गया था कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये यहाँ पे ये बनवाली से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आप जानते हैं उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? तो ये धौलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है ये? धौलावीरा से हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहा है? शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुआ है ये? तो धौलावीरा से हुआ है ये। ठीक है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वो कहाँ से था? ये धौलावीरा से मिला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। तो जो भी लोग नए हैं इस सेशंस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सेशंस का जो सेशन वो आपको पता चलते रहेगा वो चीज़। तो जो भी आपसे कमेंट में पूछा गया, जो आपसे वहाँ पूछा गया है क्वेश्चंस, उसका भी जवाब दें आप लोग। तो चलिए इस सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।